नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हाई ग्रेड में स्वागत है। मैं हूं सचिन कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कैसे सोवियत संघ जो था, जो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, उसका विघटन कैसे हुआ, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से वो एकदम डाउन होता चला गया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सोवियत प्रणाली है यानी सोवियत संघ यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ, जिसको सोवियत संघ भी बोला जाता था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो सोवियत संघ का विघटन है वो कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सोवियत प्रणाली थी क्या। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो सोवियत गणराज्य है वो अस्तित्व में कैसे आया। वो आया 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, जो किसके द्वारा किया गया था, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। ठीक है, तो उनके नेतृत्व के कारण जो सोवियत संघ था वो अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो क्रांति थी ये की गई थी किसके विरुद्ध, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध। ठीक है, अब ये सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली का मतलब था कि सबसे पहले तो ये है कि इसने किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी। इसने दी थी पार्टी की संस्था को प्राथमिकता, यानी इसकी जो एक मेन पार्टी थी वो थी कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। ओके, सोवियत संघ में। और इनमें क्या था कि भाई जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे, ठीक है, ये सब सोवियत संघ में आ गए थे, क्योंकि इन्होंने इसको क्या किया था, जितने भी फांसीवादी ताकतें थी इनसे इन्होंने मुक्त कराया था इसको। और इन सबको क्या बोला गया, दूसरी दुनिया के देश बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या था, सोवियत प्रणाली में एक तरीके से देखा जाए तो जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका के बाद पूरे विश्व में सबसे ऊपर थी, क्योंकि यहाँ के जितने भी खनिज थे, तेल, लोहा, इस्पात, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध था। इसके पास जितने भी संसाधन थे इन्होंने सबका यूज़ किया एक तरीके से। और जो मिल्कियत था, मिल्कियत का जो पूरा स्वामित्व था वो किसका था, वो राज्य का था। ठीक है, यहाँ पे जितना भी उत्पादन होता था, जितने भी उद्योग धंधे थे, सब पे किसका शासन था, सब पे अधिकार था राज्य का। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सोवियत प्रणाली थी ये अस्तित्व में आई थी। अब अगर इसके शॉर्ट पॉइंट्स पे देखा जाए तो जो सोवियत प्रणाली है इसमें क्या था, एक तो 1970 के क्रांति के बाद साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत सोवियत गणराज्य की स्थापना, सार्वजनिक हित पर आधारित नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी जो क्या था, इसका जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो कैसी होगी, जो सार्वजनिक हित रखे, सबका हित रखे, किसी एक क्लास का नहीं बल्कि पूरे स्टेट का। ऐसे ही उद्योग धंधों के विकास पर अधिक बल। इन्होंने क्या किया कि जितने भी उद्योग धंधे थे उन पर किसका स्वामित्व होगा, राज्य का स्वामित्व होगा। ठीक है, और जो सार्वजनिक संपत्ति थी, इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति की व्यवस्था अपनाई, पार्टी की संस्था को इन्होंने प्रमुखता दी। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि एक वर्ड आया है मिल्कियत। तो मिल्कियत का मतलब क्या है, मिल्कियत का मतलब होता है कोई जायदाद, धन संपत्ति, जागीर या जमींदारी, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ उद्योग धंधे है, धन संपत्ति है, वो उस पर किसका स्वामित्व होगा, किसका अधिकार होगा, वो होगा राज्य का स्वामित्व। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे सोवियत प्रणाली थी इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे कैसे खत्म हुई। तो देखा जाए तो ये है कि इसमें एक तो नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यानी क्या था कि जैसे ये पार्टी अस्तित्व में आई थी उसके बाद यहाँ पे जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसका ही पूरा डोमिनेंट होता चला गया। ठीक है, ये जो पार्टी थी ये सत्तावादी होती चली गई। जितने भी नागरिक थे उनका जीवन एक तरीके से देखा जाए तो नरक के समान हो गया था। वो अपनी बातें नहीं रख सकते थे गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाल दिया, जो उन्होंने योजनाएं बना दी, उनको फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, अब इसमें चाहे वो जनता को वो मंजूर हो या ना हो। ठीक है, और जनता को क्या था, अगर वो अपने अंदर की कुछ बात बताना चाहते थे, अपने कुछ वो व्यूज़ अगर वो शो करते तो वो कैसे करते थे, वो करते थे कार्टून और चुटकुलों के माध्यम से। ठीक है, यानी इसमें देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का पूरे तरीके से प्रभुत्व था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अकाउंटेबल नहीं था, यानी ये जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं था। ये कैसी भी नीतियाँ बनाए, कैसा भी कुछ करे, इसको जनता को कोई जवाब नहीं देना पड़ता था। और यही एक रीज़न था कि जो सोवियत संघ था वो धीरे धीरे नीचे होता चला गया, उसका विघटन होता चला गया। अब जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ बना था 15 गणराज्यों से मिलके। इसमें 15 अलग अलग स्टेट शामिल थे, जिसमें रशिया भी एक था, जो आज के टाइम पे जिसको रूस बोलते हैं। लेकिन क्या था, रूस का उस टाइम पे ऐसा प्रभुत्व था कि वो सोवियत संघ का अकेला एक ऐसा देश हो जो सबको रूल करता हो। ठीक है, यानी था तो रूस भी एक सदस्य है, लेकिन
अपनी जो हर तरीके से बात मनवानी, हर तरीके की नीतियाँ घोषित करनी, तो सबके ऊपर एक जो डोमिनेंस था वो किसका था? रूस का था। तो इससे जो दूसरे स्टेट्स के जितनी भी जनता थी वो एक तरीके से दबा हुआ महसूस करती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था सोवियत संघ के विघटन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। क्या होता है कि 1985 से 1991 में जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, अब वो सत्ता में आते हैं, वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं और वो देखते हैं कि भाई जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है, जो सोवियत संघ का हाल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव ने जितने सुधार किए वो उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ गए। उन्होंने सोचा था कुछ और करने के लिए, लेकिन हो कुछ और ही गया। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य क्यों हुए? तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो सोवियत संघ था वो सूचना के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर तरीके के क्षेत्र में एकदम पिछड़ता जा रहा था। और ये सब चीज़ें मिखाइल गोर्बाचेव साफ साफ देख सकते थे, क्योंकि जो अमेरिकी कंट्रीज़ थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वहाँ पर जितनी भी सूचना के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। लेकिन अगर सोवियत संघ की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ क्या था? हथियारों की होड़ थी। यहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व था, एक पार्टी की तानाशाही थी, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं? सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई इसको भी हम क्या करेंगे, अमेरिकी जैसे जितने भी देश है उसकी तरह इसको ढालेंगे, यहाँ पे हम एक लोकतांत्रिक सरकार लाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका यही कदम उनके लिए उल्टा साबित हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उन्होंने सोचा। और जो सोवियत संघ था वो जो अंदरूनी संकट के कारण बहुत घिरता जा रहा था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम ख़त्म होती जा रही थी। तो गोर्बाचेव क्या करते हैं कि उसमें अंदरूनी संकट को उबारने के सुधार करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए वो बाध्य हुए थे। ठीक है, और इसका एक मेन रीज़न क्या था? उनका मेन रीज़न ये था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जो उसकी रंगत थी शासन की, वो उसको बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठा सके, जो सोवियत संघ है उसका लोकतांत्रिकरण किया जा सके। ठीक है, लेकिन जनता को कुछ और ही मांग थी। ठीक है, क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे और कुछ ऐसे थे जो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। जैसे कि बात करें 1991 के दिसंबर में, जो 1991 में जो फर्स्ट रूस के राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, उनके नेतृत्व में क्या होता है कि जो 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ से अलग होने की मांग की और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो गोर्बाचेव था उनके जो सुधार कार्य थे वो एक तरीके से उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए थे, क्योंकि क्या था, जनता का इतना बड़ा जमावड़ा उभरता है कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाए। वो जान ही नहीं पाए कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे योजनाएं बनानी है, कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, तो इनका जो ये एक रीज़न था जो सोवियत संघ के लिए सुधार के लिए जो वो बाध्य हुए थे, वो भी उनके लिए उल्टा साबित हुआ और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था सोवियत संघ के। तो इसके बाद क्या होता है, जो गोर्बाचेव थे उनके जो सुधार कार्य है वो असफल हो जाते हैं। 1991 में जो ये स्टेट्स थे, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ से अपनी दूरी बना ली और समाप्ति की घोषणा करते हैं। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुलों का उदय होता है, जिनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक बार इस पे नज़र डालेंगे कि जो सोवियत संघ के विघटन के कारण थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका फर्स्ट रीज़न था वो था हथियारों की होड़। यानी सोवियत संघ ने हथियारों की इतनी ज़्यादा होड़ करी, वो अमेरिका से तो एक तो ऊपर होना चाहता था। ठीक है, और अमेरिका के साथ ही क्या है, एक महाशक्ति बनना चाहता था। तो जैसे अमेरिका अपने हथियारों को बढ़ा रहा था, वैसे ही सोवियत संघ भी अपने हथियारों को बढ़ाता जा रहा था। सोवियत संघ ने ये नहीं देखा कि जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो एकदम ख़त्म होती जा रही है, जनताओं की जो आकांक्षाएं हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन उसका एकमात्र एक गोल था कि हमें हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, और यही उसके विघटन का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा नंबर है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना। क्या होता है कि लोगों की काफ़ी आकांक्षाएं होती है अपनी सरकार से कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी, कुछ ऐसी नीतियाँ लाएंगी जिनकी वजह से उनका जो जीवन है वो अच्छे से चल सके। लेकिन सोवियत संघ ने इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसका सिर्फ एक मोटिव था कि हमें महाशक्ति बनना है और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन ये उसी के लिए उल्टा साबित होता है। ऐसे सोवियत संघ का झूठापन।
अब झूठापन में क्या था, हमेशा से सोवियत संघ लोगों को ये बताता आ रहा था कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनकी नीतियां हैं, वो पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, यानी सोवियत संघ की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन था एकदम इसका उल्टा। क्या होता है कि जितनी भी जनसंख्या थी वहाँ की, वो अच्छे से ये देख पा रही थी कि जो सोवियत संघ की नीतियां हैं वो झूठी साबित हो रही है, और जो पश्चिमी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर होती जा रही है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ है, उद्योग धंधे हैं, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ में कुछ और ही चल रहा है। तो जो सोवियत संघ की जो जनता थी, जो लोग थे, वो इस झूठ को अच्छे से देख सकते थे। ऐसे ही मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, मिखाइल गोर्बाचेव जो आते हैं वो आते हैं सोवियत संघ में सुधार के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं वो उसको संभाल नहीं पाते, और एक तरीके से देखा जाए तो इसका विघटन ही हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो था राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अपने तरीके की नीतियाँ बनाती थी, जो इसको जैसा पसंद था ये वैसे करती थी। ठीक है, अब क्या होता है, सोवियत संघ में कुछ गणराज्य थे, बाल्टिक गणराज्य, जिसमें आते हैं एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ऐसे ही यूक्रेन और जॉर्जिया। ये क्या करते हैं, इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होती है कि हम भी एक अलग राष्ट्र है, हमारे भी एक संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, तो हम सोवियत संघ के अंदर क्यों रहे, क्यों ना हम एक अलग राष्ट्र बन के रहे। ऐसे ही इनके अंदर संप्रभुता की इच्छा जागी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर जितने भी देश थे वो सब उसके साथ रहना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सोवियत संघ इन सब की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका सिर्फ एक रीज़न था, एक उसका लक्ष्य था कि हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और महाशक्ति बना जाए। तब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। अब चेंज क्या आता है, जो सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम होते हैं, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका परिणाम है वो है शीत युद्ध का अंत। क्या होता है, जो शीत युद्ध 1945 से चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, उसका अंत हो जाता है, क्योंकि जब शीत युद्ध करने वाला ही नहीं रहेगा, सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, तो शीत युद्ध रहेगा किस बात का। सेकंड नंबर पे हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियारों की होड़ लेकर सोवियत संघ चला आ रहा था, अब उसकी भी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ ही क्या होता है कि जो हथियारों की होड़ होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब पूरा विश्व क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि भाई पूरे विश्व में एक नई शांति कायम होगी। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट यही है कि नई शांति की संभावना, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो सब ये सोच रहे थे कि जो अब पूरे विश्व में नई शांति व्यवस्था स्थापित होगी, क्योंकि जब हथियारों की होड़ ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन का कोई दौर ही नहीं रहेगा। ठीक है, और पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। ऐसे ही क्या थे, पूरा विश्व एक तरीके से ये संभावना जता रहा था कि भाई अब जब हथियारों की होड़ खत्म हो गई है तो जो अमेरिका है वो भी शांत रहेगा। इट मीन्स कि कोई भी महाशक्ति नहीं रहेगी, जो पूरा विश्व है वो बहुध्रुवीय बन जाएगा, यानी सभी के सभी समान होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो अमेरिका था वो एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, जो उसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व में वो सबसे अच्छी हो गई। ठीक है, अब अमेरिका के पास कोई कंपटीटर नहीं था उसको आवाज़ देने के लिए, तो अमेरिका क्या होता है, ये अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है ये चीज़ें, और अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन जाता है। ऐसे ही सोवियत खेमे में नए देशों का उदय। क्या होता है कि सोवियत संघ में नए नए देशों का उदय होता है, और इसमें से क्या है, कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि नाटो का सदस्य बनना चाहते थे, वो नाटो के खेमे में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे, वो रशिया के साथ रहते हैं। और जो रूस होता है उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, और आज भी रूस ऐसे ही चला आ रहा है। तो जो अमेरिका के साथ रहना चाहते थे वो नाटो में शामिल हो गए, जो रशिया के साथ रहना चाहते थे वो रूस के साथ ही रहे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था और ये परिणाम हुआ। ऐसे ही ऐसे क्या होता है कि जो भारत था, जो भारत के जो दृष्टिकोण था विदेश नीति को लेके, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आता है। और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, इसके बाद क्या होता है, सोवियत संघ में एक चीज़ और आती है जिसका नाम है शॉक थेरेपी। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video then please subscribe my channel. Please like, comment and share. Thank you so much.